जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे परमाणु विषय पर। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिससे नियंत्रित परमाणु अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वाणिज्यिक संयंत्र वर्तमान में बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आते हैं, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 2009 में दुनिया की बिजली का 15% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और जापान का परमाणु जनित बिजली में एक साथ 56.5% का योगदान रहा। 20 दिसंबर वर्ष 1951 को पहली बार एक परमाणु रिएक्टर द्वारा बिजली उत्पन्न की गई। 27 जून वर्ष 1954 को यूएसएसआर के ओब्निन्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट विद्युत ग्रिड के लिए बिजली उत्पादित करने वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना और इसने करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने 16 जुलाई वर्ष 1995 में किया था, जिसमें 20 किलोटन का परीक्षण किया गया। अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण सोवियत रूस में 30 अक्टूबर वर्ष 1961 को किया गया था, जिसमें 50 मेगाटन के हथियार का परीक्षण किया गया था। भारत ने वर्ष 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। दूसरा परमाणु परीक्षण वर्ष 1989 में पोखरण में ही हुआ। बाद में वर्ष 1998 को 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए और भारत ने समय को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। वर्ष 1945 में पहला अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने से लेकर वर्ष 2006 तक कुल 8 देशों ने 2000 से अधिक परमाणु विस्फोट किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटों की है। भारत ने अब तक कुल 3 बार परीक्षण के लिए परमाणु विस्फोट किए हैं। परमाणु परीक्षण करने वाले 8 देशों में मुख्यतः अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया देश सम्मिलित हैं। तो ये थे परमाणु ऊर्जा एवं उससे जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू, और आज हम इसी विषय पर करेंगे अपने अतिथियों के साथ विशेष चर्चा। Welcome viewers to yet another debate on issue tonight. Today India is striving to stand up and be counted amongst the developed countries of the world. Industry too is growing at a rapid pace. But a basic prerequisite towards industrial growth in any country is power, energy. And there is a ever widening gap between demand and supply in our country. And it really seems to be working like a spanner in the wheels of the industrial growth of our country. Prime Minister Manmohan Singh foresaw this problem a long time back and took a stand on making India an energy surplus country. And the only really long-term viable solution seems to be nuclear power. So viewers, tonight we will discuss about what is nuclear energy and debate on its pros and cons and its potential in making India a developed country and really fulfilling its ever-growing appetite for more and more energy. और आज की अपनी इसी डिबेट में अब हम स्वागत करते हैं अपने खास मेहमानों का। श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी से, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और मंत्री भी रहे हैं। प्रोफेसर एस.के. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, MDU रोहतक। श्री प्रदीप जैन, वरिष्ठ नेता बीजेपी पार्टी से।
प्रोफेसर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा जी। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं, व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियर एनर्जी? हाँ, तो मैं थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में बात करना चाहूँगा। हाँ प्लीज़। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा फिज़िक्स का, जो हमारे फिज़िक्स के डिस्कवरी करने वाले लोग रहे हैं, सभी दर्शकों को पता होगा कि एक तो आइंस्टाइन रहे हैं, दूसरे न्यूटन रहे हैं जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है और बड़ा आसान प्रिंसिपल आइंस्टाइन ने दिया। मैथमेटिकली हम यदि उसको बात करते हैं तो दैट्स गिवन एज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जी। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हमें सबको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी वेरी हाई, बहुत तेज चलती है। सबसे तेज चलने वाली चीज़ दुनिया में वेलोसिटी लाइट है, प्रकाश की गति। जी, प्रकाश की गति है, सबसे तेज मानी जाती है। तो इसको जब आप m किसी भी मास को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स मी द एनर्जी। जी। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की ये है कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली आपने 10 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया और आपने कहा देखो जी कितना जवाब आ गया, बहुत एनर्जी आ गई हमारे पास। ऐसा नहीं है। यू हैव टू डिस्ट्रॉय द मास। उस मास को आपने ख़त्म करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म करना है। मास को ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट दैट इजी कि आपने मान लो आग लगा दी, किसी कागज़ में आग लगा दी, आप कहते ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ है, वो धुआं बन गया, कार्बन बन गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड, इट इज गिविंग आउट एनर्जी। नो, इट्स नॉट गिविंग आउट एनर्जी। राइट, इट्स नॉट गिविंग आउट एनर्जी। ओके। वो एनर्जी नहीं दे रहा है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। मान लो आपने 10 ग्राम मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ कार्बन बन गया, कुछ धुआं बन गया, कुछ गैसेस बन गई, कुछ हीट बन गई। हाँ प्रोफेसर साहब, मेरा कहने का मतलब वही है, वेदर यू आर बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर और यू आर बर्निंग अ टन ऑफ कोल in a power plant, yes, it is giving out energy in the form of heat. Yes, but and if that heat can be tapped somehow, एक्चुअली मैं न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहा हूँ ना जी। न्यूक्लियर एनर्जी में ये प्रिंसिपल लागू नहीं है। हाँ जी। ये जो आप बता रहे हैं वो कोल एनर्जी, बाकी टाइप्स ऑफ एनर्जीज में इन्वॉल्व है जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जहां तक ताल्लुक है, इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। कोल एनर्जी इज डिफरेंट। कोल एनर्जी के अंदर क्या है, आपने गर्म किया, कोयला जलाया, हीट हुआ, टरबाइन चला दिया आपने। न्यूक्लियर एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट। हेयर वी हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टिंग नाउ। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मटेरियल्स हैं हमारे पास, करीब 113-14 मटेरियल्स हैं जो फंडामेंटल मटेरियल्स हैं, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल जी। उसमें कुछ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल्स हैं विच आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। जी। अब वो अपने आप में ही एक चीज पड़ी है, अपने आप में ही वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जी। अब ये जो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर जनरेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन, कई वर्ड से इसे बोलते हैं हम, उसमें क्या है कि आप एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हिट करवाते हैं विद सर्टन एलिमेंट या सर्टन पार्टिकल, वी कॉल इट एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से आप हिट करवाते हैं, उस पार्टिकल का मास लीजिए, उस न्यूट्रॉन का मास लीजिए, जो बाई प्रोडक्ट बनेगा जी, उनका मास लीजिए, उन दोनों में अंतर है। ये फर्क है इसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। हमने क्या किया, एक फॉर एग्जांपल यूरेनियम इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, वेरी गुड एलिमेंट्स फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। हमने उसको न्यूट्रॉन से हिट करवाया। अब उसमें वो 2 हिस्सों में बंटता है, 2 हिस्से बन गए, एक बेरियम बनता है, एक क्रिप्टॉन बन गया, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स आर देयर। आप उसको भी वेट कर लीजिए पहले, बाद में जो बना उसको भी वेइंग करिए, you will find a certain difference of mass. That mass appears in the form of energy. And उसका वो जो फार्मूला मैंने पहले बताया इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वो जितना मास लॉस हुआ है उसको आप c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं प्रोफेसर साहब थोड़ा सा मतलब चाहूंगा थोड़ी सी और सिंपल लैंग्वेज अगर भाषा का प्रयोग करें, सो दैट आवर पीपल व्यूअर्स कैन रिलेट टू अस मच बेटर। तो बेसिकली अगर हर आम इंसान ने यूरेनियम का नाम जरूर सुना है,
ठीक है जी, जी। यूरेनियम एक मूलभूत ऐसा पदार्थ है जिसकी आवश्यकता पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां पे कि न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। जी। तो बात हम अगर यूरेनियम की करें, उसमें भी यूरेनियम अक्सर देखा जाता है यूरेनियम 238 के शेप में पाया जाता है, विच इज नॉट फिसाइल। फिसाइल का मतलब मेरा कहना है कि इट कैन नॉट बी इंड्यूस्ड इनटू अ फिशनेबल प्रोसेस, राइट। सो लेकिन उसके अंदर जो यूरेनियम 235 है, दैट इज फिसाइल, राइट। एंड जो नेचुरल यूरेनियम में 235 मिलता है हमें, दैट इज आई थिंक क्लोज टू 0.6 और 7%। द रेस्ट ऑफ इज यूरेनियम 238। जी जी। तो जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बिजली पैदा करना चाहते हैं, हम जो ये यूरेनियम 238 उसमें डालते हैं, उसको न्यूट्रॉन बीम से हम हिट करते हैं जिससे एक फिशन शुरू हो जी। और जब वो फिशन शुरू होता है तो इट रिलीजेस एनर्जी, जिससे हम वाटर को, पानी होता है उसमें, उसको हम गर्म करते हैं, उसकी भाप बनती है, भाप फिर आगे जाके टरबाइन को चलाती है, टरबाइन जनरेटर्स को चलाते हैं, बिजली पैदा होती है, ट्रांसफार्मर्स के जरिए उस बिजली को ग्रिड से जोड़ के घरों में भेज दिया जाता है। तो कहने को तो आई मीन व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट, मतलब इतना मुश्किल लगता नहीं है, ये लगता नहीं है। लेकिन मतलब if you go into the depths of the technical depths of the thing, I know it is a very difficult process right from the beginning, not at least as easy as setting up a coal power plant. Right. तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, कृष्णमूर्ति जी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा इस बारे में कि जब से भारत आजाद हुआ था, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने उस टाइम से ही बड़ा जोर दिया था, वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते थे, न्यूक्लियर एनर्जी को, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज आल्सो अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हमारे जो दाता रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया था इस फील्ड पे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं वी हैव बीन लैकिंग बिहाइंड। मतलब हमने इतना इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भी इसको तवज्जो नहीं दी। समवेयर और द अदर a normal man feels that our governments have been lacking in putting the kind of efforts that should have been in the nuclear energy field arena. क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं इस बात की कि बहुत अच्छा इशू आपने लिया है और आज इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हरियाणा में अगले कुछ सालों में 2 न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट लगने जा रहे हैं जी। और न्यूक्लियर पावर जो है ये देश की चौथी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो बात हमें जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हम लोगों को करना चाहिए था। आई लाइक टू इंटरप्ट यू हुड्डा साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, आप कहते हैं चौथी सबसे बड़ी है, हाँ जी, लेकिन यू जस्ट have a look at the percentage of the share of the 3% nuclear energy out of the total energy that is produced in a country per se. Only 3.7%. Yes, correct. सबसे पहले the biggest part goes to the coal energy, then hydro, and solar and wind. I think they don't even register on the scale. So, तो जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से कि इसमें न्यूक्लियर प्लांट लगाने में बहुत पैसा लगता है शुरू में, हो सकता है कि इस वजह से, क्योंकि शुरू में देश अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद भी देश में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगे हैं